यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। एसएससी एमटीएस न्यू पैटर्न जीके जीएस प्रैक्टिस है 2023 जो वीडियो का सीरीज इस चैनल से चलाया जा रहा है। तो चलिए एक और वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। ये वीडियो भी आप लोगों के लिए यूनिक होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर 2021 में एमटीएस के जो एग्जाम में पूछे गए हैं वहाँ से लिए गए हैं। तो चलिए ये सारे जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला जो प्रश्न है दोस्तों कि फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फील्ड हॉकी टीम में 7, 15, 11 या 19 खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए इनका जो राइट आंसर है दोस्तों 11। कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर बात किया जाए हॉकी की शुरुआत एशियाई खेलों में जब हॉकी को शामिल किया गया दोस्तों, तो वो जो समय था 1958 का समय था, जो टोक्यो ओलंपिक से किया गया था। क्या? टोक्यो ओलंपिक से इसको शुरुआत किया गया था। फील्ड हॉकी जो मैच होता है दोस्तों वह 60 मिनट का होता है। कितना मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है। और हॉकी से संबंधित कुछ शब्दावली है जिससे प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी आप लोग याद रखिएगा। कुछ शब्दावली है जैसे फेस ऑफ, केंद्र आंगे या बोर्डिंग या गोल टेंडर, हॉकी पक, स्नैप शॉट आदि ये सब हॉकी से रिलेटेड शब्दावली है जिसे आप लोग को याद रखनी चाहिए। आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि फ्रीडम इन एक्जाइल की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी जी की, दलाई लामा जी की, एपीजे अब्दुल कलाम जी की या नेशनल मंडेला जी की? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका दलाई लामा। किनकी है? दलाई लामा जी की है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म की गोलगप्पा परंपरा से संबंध रखते हैं और ये बौद्ध धर्म के बहुत महागुरु हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो है दोस्तों कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में किसके तहत शुरू की गई थी? ऑप्शन है दोस्तों कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा या वित्त मंत्रालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। अगर बात किया जाए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अभी वर्तमान जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो आपका धर्मेंद्र प्रधान। क्या है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी शुरुआत जुलाई 2015 से की गई और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था कि ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, उनके लिए ये शुरुआत की गई थी दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की, खिलजी वंश की, सैयद वंश की या तुगलक वंश की? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गुलाम वंश की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद किए थे। अगर बात किया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद भी था। और कुतुबुद्दीन कुबुत उल इस्लाम मस्जिद और ढाई दिन का मस्जिद जो था, ये दोनों मस्जिदों का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुबुत उल इस्लाम मस्जिद जो है आप दोस्तों ये दिल्ली में है और ढाई दिन का जो झोपड़ा मस्जिद है ये आपका अजमेर में है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का जो नाम था बख्तियार अल काकी था और अपने गुरु के नाम पर ही 1199 ईस्वी में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, बट इसे पूरा नहीं करवाया पाया, जिसके कारण इसका ही एक गुलाम इल्तुतमिश 1229 ईस्वी में इसका निर्माण को पूरा करवाया। अब बात करते हैं कि ऐबक का मतलब क्या होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का मतलब क्या होता है? तो ऐबक का मतलब चंद्रमा का देवता होता है दोस्तों। और इसे एक उपाधि दी गई थी क्योंकि ये लोगों के बीच लाखों का दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। और यह इतिहास में ऐसा इकलौता शासक था जिसने कभी भी सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया था दोस्तों। और इसकी 1210 ईस्वी में चौगान माने पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर। और इसका जो मकबरा है दोस्तों वो है आपका लाहौर में। कहाँ में है? लाहौर में। ये बातें याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था? जॉन शोर, वारेन हेस्टिंगस, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग? इसका राइट आंसर है दोस्तों वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस का अगर शासनकाल की बात किया जाए तो 1774 से
लेकर 1785 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। अब बात करते हैं कि भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स जी। और वारेन हेस्टिंग्स जी जो थे सरकारी खजाने माने मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किए थे, जो इसकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किए थे। और 1772 में माने वारेन हेस्टिंग्स जी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद बनाया और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इन्हीं के समय में किया गया। और एक कोड ऑफ जेई लॉ जो वारेन हेस्टिंग्स ने ही तैयार करवाया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। दीवानी मुकदमे में जातीय कानून वारेन हेस्टिंग्स जी ने ही लागू करवाए थे, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। आइए, और ईस्ट इंडिया एक्ट जो 1784 में हुआ था वो वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लागू हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि किसी राज्य के राज्यपाल को द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति, उस राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के महाधिवक्ता, भारत के प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, भारत के जो अनुच्छेद है आपका 153 इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है, ये बात राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 155 में कहा गया है दोस्तों कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है और राष्ट्रपति के ही द्वारा इसके पद से हटाया भी जा सकता है। और राष्ट्रपति की ही तरह राज्यपाल को न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही किसी भी न्यायालय में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं, ये आपका आर्टिकल 155 बोलता है। और राज्यपाल से रिलेटेड एक आर्टिकल है 156 इसमें कहता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। और एक और अनुच्छेद है जो राज्यपाल से रिलेटेड है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि राज्यपाल की जो शपथ है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माने मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उच्च न्यायालय का अगला वरिष्ठ जो न्यायाधीश है वो आपको दिलाएगा। तो ये भी बातें आप लोग याद रखिएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? बिहार, नागालैंड, कर्नाटक या केरल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका नागालैंड। नागालैंड की बात किया जाए तो भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, इसकी राजधानी आपका कोहिमा है। क्या है? कोहिमा। और दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा नगर या शहर मान सकते हैं नागालैंड की। अगर सीमा की बात किया जाए तो पश्चिम में असम से यह सीमा बनाता है, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है और पूरब में बर्मा से और दक्षिण में मणिपुर से ये मिलता है। अगर टोटल नागालैंड में जिलों की संख्या की बात किया जाए तो 12 जिले हैं। अगर यहाँ के सीएम की बात किया जाए तो नेफ्यू रियो हैं। कौन है? नेफ्यू रियो साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर गवर्नर की बात किया जाए राज्यपाल की तो जगदीश मुखी हैं। कौन है? जगदीश मुखी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और विधानसभा सीट की बात किया जाए तो टोटल विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ 60 है, लोकसभा का 1 सीट है और राज्यसभा का भी 1 ही सीट है। और यहाँ का राजभाषा जो है दोस्तों वो अंग्रेजी है, ये याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी होता है? तो बताइए, खजूर में, अमरूद में, मूंगफली में, गेहूं में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका अमरूद में। किस में होता है? अमरूद में होता है। विटामिन सी के सबसे अच्छा स्रोत आंवला को माना जाता है। और भी अन्य चीज़ें हैं जिसमें विटामिन सी पाए जाते हैं, जैसे आपका नारंगी हो गया, नींबू हो गया, अंगूर हो गया, टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया, केला हो गया, बेर हो गया, कटहल हो गया, सलगम हो गया, पुदीना हो गया, मूली के पत्ते हो गए, पालक हो गए, बंद गोभी हो गया, हरा धनिया हो गए इत्यादि। इस सारे में आपको विटामिन सी पाए जाते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी नामक रोग होता है। देखिए, एक हम बात आप लोग को बताना चाहते हैं कि एसएससी एमटीएस के बहुत सारे वीडियो एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर है, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे इसी तरह के प्रश्न जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो प्रश्न है उसका हम एक सीरीज बना दिए हैं। तो आप लोग प्रीवियस इससे पहले के जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जरूर जाए और वहाँ से बहुत सारे प्रश्नों को जो सॉल्व किए हैं उसको भी आप लोग देख ले, आपको एग्जाम में बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो को
शुरुआत करते हैं। अगला जो प्रश्न है मेरे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी या बेगार या अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है दोस्तों वो आपको आर्टिकल 23 और 24 में वर्णन किया गया। और आर्टिकल जो 23 है इसमें कहा गया है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाल श्रम माने मानव तस्करी और बाल जो श्रम है उस पर प्रतिबंध लगाया है कि लोगों को आप न खरीद सकते हैं न बेच सकते हैं। और आर्टिकल 24 में कहा गया कि बाल श्रम पर प्रतिबंध है कि माने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप कारखाना में काम नहीं करवा सकते हैं। और ये जो प्रतिबंध पहला वायसराय था जिसने प्रतिबंध लगाया था बाल श्रम को, वो 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने लगाया था। किसने लगाया था? लॉर्ड रिपन ने लगाया था। ये बातें याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? हेक्टर मुनरो, जॉन विलियम फोर्ट एस्क्यू या चार्ल्स स्टीवर्ट या रॉबर्ट क्लाइव? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध 22-23-1764 ईस्वी में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों के सेनाओं के बीच लड़ा गया था दोस्तों। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, बनारस के राजा बलवंत सिंह तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों की कंपनी के साथ लड़ी थी, लेकिन लड़ाई में अंग्रेज की जीत हुई और इसके परिणाम में